हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मुगल एम्पायर, जो कि क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए हम अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूरल टू अकम्प्लिश इन द मिडिल एजेस. Quite in contrast to their procedures, the Mughal created an empire and accomplished with had hitherto seemed possible for only short period of time. मध्यकाल के किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ की लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं थी कि वहाँ पर शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। कोई भी लोग वहाँ पे शासन नहीं कर पा रहे थे। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य को पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव जान पड़ता था। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century. They controlled nearly all of the subcontinent. 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. शासन संबंधी जो भी विचार लागू किए गए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रामपार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर. आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं, पूरे देश को संबोधित करते हैं. You can see in this picture the Red Fort. Our next topic is who were the Mughals. Mughal कौन थे? The Mughal were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. And from their father's side, they were the successor of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. मुगल जो थे वे दो महान शासक वंशों के वंशज थे. माता की तरफ से वे चंगेज खां, जो कि मंगोल का राजा था, उसके उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे. हावेवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल और मंगोल. लेकिन जो मुगल थे वे अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे. दिस इज़ वाई बिकॉज चंगेज खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मेस्केयर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल. ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी जो भी स्मृतियाँ थी सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी. इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स, और यह उज़्बेगों से भी संबंधित थी. ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वेयर, और जो दूसरी तरफ था, मुगल्स वेयर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिद एंसेस्ट्री. मुगल जो थे अपने आप को तैमूर वंश के होने पर गर्व का अनुभव करते थे. नोट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था. द नेक्स्ट इज मुगल मिलिट्री कैंपेन, मुगल सैन्य अभियान. Babur, the first Mughal emperor, succeeded to the throne of Farghana in 1494 when he was only 12 years old. बाबर जो प्रथम मुगल शासक था, उसने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब वह केवल 12 वर्षों का था. He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, the Uzbeks. उसे उज़्बेकों के आक्रमण का सामना करना पड़ा और अपनी पैतृक गद्दी को छोड़ना भी पड़ा था. आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग ही सेज्ड काबुल इन 1504. इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. अनेक वर्षों के भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया
और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ एक टेबल है जिसमें मुगल एम्पायर के टाइमिंग दिए हुए हैं कि कितने टाइम तक कौन से राजा रहा था, जैसे कि बाबर जो 1526 से 1530 तक राज्य किया। नेक्स्ट वन इज़ हुमायूं जो 1530 से 1540, और उसके बाद फिर से वह 1555 से 56 तक का अपना कार्यकाल रहा। नेक्स्ट वन इज़ जहांगीर जो 1605 से 1627 ईस्वी तक राज्य करता है। शाहजहां जो 1627 से 1658 ईस्वी तक राज्य करते हैं। उसके बाद आते हैं औरंगजेब जो 1658 से 1707 ईस्वी तक राज्य करते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि आगरा, फतेहपुर सिकरी, अजमेर, चित्तौड़ और पानीपत, दिल्ली, इन सब के लोकेशन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोगनेचर, जो मुगल थे ज्येष्ठ उत्तराधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे को पिता का राज्य या उत्तराधिकार दिया जाता था। उस पर जो मुगल थे वे विश्वास नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूर कस्टम ऑफ कॉपरसेनरी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमॉन्ग्स ऑल द सन्स। वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्र यानी कि सारे बेटों के बीच कर दिया जाता था। इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस ऑफ रिबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस, विच डू यू थिंक इज अ फेयरर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीमोगनेचर और कॉपरसेनरी। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को आप पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद, यानी कि सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकार दे देना, या फिर अब राज्य को सारे बेटों के बीच में बांट देना। नेक्स्ट वन इज मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, जो मुगलों का संबंध था अन्य शासकों के साथ कैसा था वो हम जानेंगे। Take a look at table 1 once again. You will notice that Mughal ruler campaigns constantly against the ruler who refuses to accept their authority. But as the Mughal become powerful, many other ruler also joined them voluntarily. तालिका 1 को आप देखिए और आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और जब मुगल खुद शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य ऐसे शासक थे जिसने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर ली। द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। Many of them married their daughters into Mughal families and received high position, but many resisted as well. बहुत सारे राजा ऐसे थे जो स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर लिए, अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद को प्राप्त किए, परंतु बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया। The Sisodiya Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as assignments. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughal to extend their influence over many kings and chieftains. मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वे लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो उसको इनकार कर रहे थे, लेकिन जब वे हार गए तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें आदर के साथ उनकी सारे जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से ही मुगल जो थे भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन इस बैलेंस को बनाए रखना सभी समय पे बहुत ही मुश्किल था। Look at table 1 again. Note the Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? टेबल 1 को आप देखिए और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए आए थे तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ। नेक्स्ट है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, मनसबदार और जागीरदार। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया।
From a small nucleus to Turkish noble, they expanded to include Iranians, Indian, Muslims, Afghans, Rajput, Maratha and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. शुरू में ज़्यादातर सरदार जो था तुर्की, लेकिन बाद में इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरान, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले जो भी नौकरशाह थे, जो भी व्यक्ति थे, वह सब मनसबदार कहलाएं। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब मीनिंग अ पोजिशन और रैंक। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनसबदार जो शब्द था, इसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत या पद को हासिल किया था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए वे पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करते थे। रैंक एंड सैलरी वेयर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। जो पद और वेतन का निर्धारण होता था जात की संख्या पर निर्भर था। द हायर जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबेल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। जितना ज़्यादा ऊंचा जात होता था व्यक्ति का, उसकी संख्या अधिक होती थी और दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उनके घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। द मनसबदार बाउड हिज कैवलरी मैन for review, got them registered their horses, branded and then received money to pay them as salary. मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाही के बाद उन सैनिकों को वेतन मिलता था या सैलरी या पैसा जो भी दिया जाता था वो देते थे। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर, विच वेयर समवट लाइक इक्तास, बट unlike muftis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagir. They only had right to the revenue of their assignment, which was collected for them by their servants, while the mansabdar themselves served in some other part of the country. मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में भी पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो तकरीबन इक्ता के समान थी। परंतु मेवाड़ के जो मनसबदार थे वह मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर शासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों के से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। In Akbar's region, these Jagir were carefully assessed to that their revenue were roughly equal to the salary of the mansabdar. अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर ही रहे। By Aurangzeb's reason, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum. औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत ही कम होता था। There was also a huge increase in the number of mansabdar, which mean a long wait before they receive a जागीर। और इस समय मनसबदार की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार भी करना पड़ता था। These and other factors created a shortage in the number of जागीर्स। और यही कारण थे जिससे कि जागीर की जो संख्या थी इसमें कमी होने लगी। As a result, many जागीरदार tried to extract as much revenue as possible while they had a जागीर। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकते हैं उतना वे करें। Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously.
अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त एंड जमींदार्स, जब्त और जमींदार को हम पढ़ेंगे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is, the headmen or the local chieftains. The Mughal used to term zamindar to describe all intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains. मुगलों ने आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व को बनाया था और अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि जो मुखिया होता था गांव को, उसके माध्यम से राजस्व देते थे और समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर कोई भी सरदार हो, मुगल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे जो कि था जमींदार। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल carried out a careful survey of crop yield, prices and area cultivated for a 10-year period 1517 to 1580। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, इन्होंने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, और इसी डाटा के आधार पर टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, और इसी डाटा के आधार पर टैक्स को फिक्स किया गया था फसलों पे कैश के रूप में, नगद के रूप में। Each province was divided into revenue circle with its own schedule of revenue rates for individual crops। और जो हर एक सूबेदार होता था राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। दिस रिवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, और इस रिवेन्यू सिस्टम को जब्त के नाम से जाना जाता था। It was prevalent in those areas where Mughal administrator could survey the land and keep very careful accounts। जब्त की यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। In some areas, the zamindar exercised a great deal of power. The exploitation of Mughal administrators could drive them to rebellion। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे, और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। Sometimes zamindar and peasants of the same caste allied a rebelling against Mughal authorities। These peasants' revolt challenged the stability of Mughal empire from the end of 17th century। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दे दी थी। A closer look अकबर्स पॉलिसीज, अकबर की पॉलिसी जो भी नीतियाँ थी उस पर हम नज़दीक से एक नज़र डालेंगे। A broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume The Ain-e Akbari, आईने अकबरी। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन उन्होंने अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में लिखा है, उसमें पाया जाता। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सुबास गवर्न्ड बाय सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था, और सूबों के जो प्रशासक होते थे उन्हें सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। Each provinces also had a financially officer or diwan for the maintenance of peace and order in his province. The सूबेदार was supported by other officers। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो कि दीवान कहलाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। फॉर एग्जाम्पल, such as the military paymaster, the minister in charge of religious and charitable patron
जिसे हम सदर भी कहते थे, मिलिट्री कमांडर्स एंड द टाउन पॉलिसी कमांडर, जैसे कि बख्शी, सदर और धर्मार्थ, फौजदार और कोतवाल, ये सब अधिकारी का उन्हें सहयोग भी मिलता था। अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। अकबर के जो अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व को खर्च कर सकते थे। While they were loyal to the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Their loyalty to the empire were weakened by their own self-interest. जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी जो वफादारी थी वह निजी हितों के कारण कमजोर पड़ने लगी थी। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570, he started discussion on reason with the ulama Brahmanas, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. This discussion took a place in the Ibadat Khana. 1570 ईस्वी में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरी जो कि रोमन कैथोलिक होते थे और जरदुशत धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू कर दी थी और ये चर्चाएं अक्सर इबादत खाना में होती थी। He was interested in the religion and social customs of different people. Akbar's interaction with people of different faith made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teachings created division and disharmony amongst his subject. अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्ति के धर्म और रीति रिवाजों में थी और इस विचार विमर्श से अकबर जो था समझ बनाया कि जो विद्वान धार्मिक और रीति रिवाज मतान्धता पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते थे। उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा कर देती थी। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. परंतु इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। अबुल फजल helped Akbar in forming a vision of governance around this idea of sulh-e-kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल की इस विचारधारा पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी और इसी शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपने शासनकाल के दौरान अपनाया। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17वीं शताब्दी और उसके बाद मुगल साम्राज्य। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. मुगल साम्राज्य की जो भी प्रशासनिक और सैन्य कुशलता थी इसके फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी यात्री होते थे इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित था। But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. लेकिन इन्हीं यात्रियों ने इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। The inequalities were glaring. Documents from the 20th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking Mansabdar were only 445 in number out of a total 8,000. This small number, a mere 5.6% of the total number of Mansabdar, received 61.5% of the total estimate revenue of the empire as salary for themselves and their troopers. शाहजहां के शासनकाल के सामाजिक असमानताएं वहां पे साफ दिखाई पड़ती थी।
शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें यह पता चलता है कि जो मनसबदार उच्चतम पद पर थे कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य की अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। द मुगल एम्पेयर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। मुगल सम्राट और उनके जो मनसबदार थे अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिशियंस एंड peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collected left very little for investment in the hand of the primary procedure, the peasants and the artisans. The poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world. इस खर्चे से जो शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, लेकिन राजस्व का भार इतना ज़्यादा था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत ही कम पैसा बचता था। इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाते थे। मुश्किल से ही उनका पेट भरता था और वे उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी नहीं कर पाते थे। वे औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धन जो था किसान, शिल्पकार समूह और व्यापारी और महाजन लोगों के पास में ही था। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ द पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। मुगलों की कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत ही धन और संसाधन था, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पेयर स्लोली डिक्लाइंड, और जिस कारण से जो मुगल एम्पेयर था वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गया। हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन, और उनके जो सर्वेंट्स थे वह शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। दे constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. Although they continued to recognize the Mughal Emperor in Delhi as their master. By the 18th century, the provinces of Empire had consolidated their independent political identities. We will read more about them in chapter number 10. That's all. इनमें से किसी ने, कुछ लोगों ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।